जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जो तैयारी है उसको भी बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे और डेली आप पिछली क्लासों का रिवीजन भी कर रहे होंगे। ऐसे में आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। तो आज उसी क्रम में दोस्तों, कल हमने दोस्तों आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी रोजगार विद अंकित भाटी सर जी की बुक का मैं प्रैक्टिस सेट, कल हमने आपको तीसरा प्रैक्टिस सेट कराया था और आज हम आपको इसका चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो कि इस बुक में आपको दिया भी गया है। आज दोस्तों इस हम चौथे प्रैक्टिस सेट की चर्चा करेंगे। हर प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम 20 क्वेश्चंस लेकर आते हैं, तो आज भी उसी प्रैक्टिस सेट की तरह आज भी हम आप लोगों के लिए टोटल 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें मैंने आपके जितने भी टॉपिक्स कराए हैं उन सारे टॉपिक्स से जो जो क्वेश्चंस जिस जिस टाइप से बनते हैं या बन सकते हैं वो सारे इसमें आपके प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं। तो चलिएगा दोस्तों, सभी लोग क्लास से जुड़ जाएंगे और एक बार फटाफट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने हर एक दोस्त के साथ में शेयर भी कर देंगे ताकि सभी लोगों के पास इस क्लास का वीडियो पहुंच सके और अपनी प्रैक्टिस को एक बहुत ही शानदार तरीके से कर सके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना और एक प्यारा सा चैनल पे लास्ट में वीडियो के कमेंट कर देना और अपना स्कोर जरूर हमें दोस्तों शेयर किया करें कि आप लोगों का इन 20 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर आप लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो चलिएगा दोस्तों, हम मुलाकात कराते हैं दोस्तों आपके आज के पहले क्वेश्चन से इस चौथे प्रैक्टिस सेट के। तो पहला क्वेश्चन आपका मोबाइल की स्क्रीन पर लग चुका है मेरे शेर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन दोस्तों आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर का दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण में किन्हीं दो चिन्हों को आपस में हम बदल दें जिससे ये एक सही समीकरण बनाया जा सके। भाई आपके सामने एक समीकरण दिया गया है, इनमें से आपको ऐसे कौन से दो चिन्ह हैं जिनको हमें परस्पर आपस में बदल कर हमें लास्ट में इक्वल 14 सेटिस्फाइड करना है। भाई बहुत आसान है भाई, आपको ये ऑप्शन उठा के रखते जाओ और सॉल्व करते जाओ। तो भैया पहला ऑप्शन चेक करके देख लो, दूसरा चेक करके देख लो, तीसरा या चौथा। तो भाई देख लेते हैं। मैं पहला ऑप्शन चेक करके देखता हूँ। भाई देखो, इसमें मैं भाग प्लस और भाग को इंटरचेंज करता हूँ। तो यहाँ पे दिया गया 4 × 5 माइनस का 24, भाग के स्थान पर प्लस कर देना है और 12 और प्लस के स्थान पर भाग और बटे में कितना आ जाएगा 8, बराबर में हमें 14 लाना है। तो सबसे पहले काटेंगे 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, तो ये हो जाएगा 3/2 और 5 चौको 20 माइनस 24। भाई यहाँ से 14 आने की कोई भी संभावनाएं नहीं है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो समझ में आ जाता है कि 14 बनेगा। भैया मैंने आधी कैलकुलेशन अपने माइंड में सेट कर ली, भाई 14 किसी भी कंडीशन में यहाँ से नहीं बन रहा है। जब नहीं बन रहा है तो भाई दूसरा ऑप्शन लेके लिखते हैं, भाग और गुणा को इंटरचेंज कर लेते हैं। भाई 4/5 जा रहा है और माइनस 24 और भाग के स्थान पर गुणा, भाई 24 × 12 कर देंगे और 14 लाना है। भाई पॉसिबल ही नहीं है किसी भी कंडीशन में कि भाग को और गुणा में इंटरचेंज करने से आ जाएगा। भैया ये भी गलत हो जाएगा, ये भी दोस्तों हमारा कैसा है, गलत हो जाएगा। जब गलत हो जाएगा तो अब तीसरा ऑप्शन में चेक कर लेता हूँ। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, प्लस और माइनस। ठीक है भाई, इसको भी करके देख लेते हैं। 4 × 5 माइनस है तो वहाँ पर प्लस कर देंगे 24 भाग 12 और प्लस है तो वहाँ पे माइनस कर देंगे 8, बराबर में हमको क्या लाना है 14 लाना है। कैलकुलेट करेंगे 12 दूनी 24, बोर्ड मास के नियम के अनुसार 5 चौको 20। हाँ ये तो कुछ आ सकता है, 20 दो कितना हो जाएगा प्लस 2 22 माइनस का 8। भाई 22 माइनस का 8 कर देंगे तो कितना बचेगा, तो आपको 14 ही तो बचेगा। यहाँ पे भी दो देखो 14 है, यहाँ पर भी 14। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का जिसने भी सी आंसर दिया भाई एकदम करेक्ट आंसर दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिएगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भाई क्वेश्चन नंबर 2 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है कि जब अभिमन्यु ने मीतू को देखा तो उसने याद किया कि वह उसके पिता की मां के इकलौते बेटे की पत्नी की बेटी है। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। और मीतू अभिमन्यु से किस प्रकार संबंधित है। अभिमन्यु ने किसको देखा भाई, मीतू को देखा है। मीतू को देखा तो उसने याद किया कि वह उसके पिता के यानी कि अभिमन्यु के पिता की माँ। भाई आप बताओ ये कौन हो गया, भैया ये हो गया अभिमन्यु और अभिमन्यु के पिता की माँ। भाई देखना ध्यान से, अभिमन्यु के पिता। भाई अभिमन्यु ने मीतू को देखा, उसने याद किया कि वह उसके पिता की माँ। तो पिता की माँ कौन होगी, अभिमन्यु की दादी। पिता की माँ के इकलौते बेटे की पत्नी की बेटी। इकलौते पत्नी यानी कि इकलौते बेटा यानी कि स्वयं अभिमन्यु का पिता, और बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी का मतलब है अभिमन्यु की माँ की बेटी। अब आप बताओ अभिमन्यु की माँ की बेटी कौन है भाई, मीतू है।
कौन है भाई? अभिमन्यु की माँ की बेटी मीतू। जब ये बेटा है तो ये भाई भाई बहन हो जाएंगे आपस में, तो मीतू अभिमन्यु किस प्रकार संबंधित है? मेरे दोस्त ये तो बहुत आसान क्वेश्चन बना दिया, बहन बनेगा भाई, बहन। भाई ये दोनों आपस में कौन है भैया? ये भाई बहन बनेंगे। तो ये पूछा कि मीतू अभिमन्यु की क्या लगेगी भाई? मीतू तो अभिमन्यु की क्या बनेगी? बहन लगेगी भाई। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिएगा इसी क्रम में चलता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपको बता दूं कि देखो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे और इन 20 क्वेश्चन को भाई 20 मिनट में सॉल्व करना है, 20 से कम ही मिनट में, ज़्यादा समय नहीं देना है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज का आया हुआ है, सीरीज एनालॉजी वाला है। भाई इसमें बताना है कि 400 का संबंध 200 से है, 248 का संबंध किससे होगा, 256 का संबंध किससे है? भाई इससे आसान तो भाई नहीं बन सकता है कुछ भी। कैसे? भाई देखो 400 और 200 के बीच में 2 की गुणा है कि 200 दूनी 400, 128 दूनी होता है 256। अब भाई मैं कितना दो गुना कर दूं कि 248, तो 248 में चाहो तो भाग दे दो, निकल के आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। भाई 124 आ जाएगा मेरे शेर। कितना आ जाएगा? क्योंकि 124 दूनी क्या होता है मेरे भाई? 124 दूनी 248 होता है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या बनेगा भाई? अगेन सी आ जाएगा भाई। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा। भाई उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे से पहले आंसर आप लोग भी दे पा रहे होंगे। चलिएगा भाई, मैं थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेट करके चल रहा हूं ताकि ये प्रैक्टिस सेट कम समय में कंप्लीट हो जाए। ठीक है भाई। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे मैं ले चलता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4। भाई क्वेश्चन नंबर 4 आपका एम्बेडेड फिगर का है। और एम्बेडेड फिगर सोच लो मैंने कितने शानदार तरीके से आपको एक से एक अच्छे फिगर्स की आकृति वाले क्वेश्चन कराए थे। भाई ये वाला देखो फिगर क्वेश्चन नंबर चौथे में, कि ये वाली आकृति में कौन सी आकृति इस वाली आकृति में सन्निहित है। तो भाई ये देखो कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर बड़ी बड़ी निगाहों से देखेंगे तो ये देखो आकृति यहाँ पर बनी हुई है। तो ये आकृति कहाँ की है भाई? ऑप्शन नंबर सी की है भाई। किस में दिख रही है मेरे शेर? आप कहोगे सर ये तो आकृति ऑप्शन नंबर सी में बन रही है और किसी में ना बन रही है, और भाई किसी में नहीं बन रही है। तो कौन सी आकृति सन्निहित है? तो फोर्थ का सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे ले चलता हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। भाई क्वेश्चन नंबर 5 है डाइस चैप्टर। मैंने आपको डाइस में जितने भी टाइप्स एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने सारे टाइप्स आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। भाई देखो अपोजिट निकालना भाई सबको आता है। तो अब ये आपके सामने एक खुला हुआ पासा है या खुला हुआ घन मान लो, उसको हमें कैसे हमें फोल्ड करके कौन कौन से घन बनाए जा सकते हैं। आपको एक खुला हुआ पासा, सबसे पहले तो यहां से अपोजिट निकालो। 4 का अपोजिट हो जाएगा 2, 3 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 1। भाई सबके अपोजिट लिख दो। मैंने आपको 3 का अपोजिट क्या बताया था? 3 का अपोजिट 5 बताया है, 6 का अपोजिट 1 बताया है, और 4 का अपोजिट मैंने आपको 2 बताया है। एक बात याद रखना, जब भी आपको खुला हुआ डाइस या खुला हुआ घन मिले तो उसके जो भी अपोजिट मिलते हैं, तो कभी भी दो अपोजिट आकृतियां एक साथ नहीं दिखती हैं। भाई मेरी बातें ध्यान से सुनना, ये अपने माइंड में चीज़ों को सेट कर लो भाई, कि कभी भी दो अपोजिट आकृति एक साथ नहीं दिखती हैं। जैसे कि 3 और 5, 3 का अपोजिट 5 है, 5 का अपोजिट 3 है, तो कभी भी पासे में 3 के साथ 5, यानी कि 3 5 अपोजिट है एक दूसरे के, तो ये 3 और 5 एक पासे में कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे, तो वो पासा नहीं बनाया जा सकता है। यह पूछ रहा है कि कौन सी आकृति इनमें से बनाई जा सकती है या कौन सी आकृति संभव है। तो भाई देखो एक एक पासा चेक करो कौन सा संभव है। भाई मैं सबसे पहले डी वाले ऑप्शन पे मेरी निगाह पड़ी कि यहाँ पे देखो 3 और 5 एक दूसरे का अपोजिट है, और मैंने अभी आपको बताया कि 3 और 5 एक साथ नहीं दिखने चाहिए। लेकिन इस पासे में आपको 3 भी साथ में दिख रहा है, 5 भी एक साथ दिखे ना, तो ये वाला पासा कभी भी इससे संभव नहीं है। दूसरी आकृति में देखता हूं तो भाई इसमें देखेंगे तो 4 और 2, भाई 4 और 2 कैसे हैं? एक दूसरे का अपोजिट है। लेकिन मैंने अभी आपको एक लाइन बताई थी कि दो अपोजिट आकृति एक साथ नहीं दिख सकती हैं। भाई देखो 4 2 दिख रही है, मैंने बोला कि नहीं दिखना चाहिए, तो ये वाला भी आपका घन नहीं बनेगा। अब भाई देखो ए में देखो 6 का अपोजिट 3 है, भाई यहाँ पे 1 है, 2 का अपोजिट 4 है, यहाँ पे 3 आ रहा है। भाई एक ये सारी आकृति अलग है। दूसरी वाली आकृति में देखता हूँ 5 6 2, 5 6 2, भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला भी पासा बन सकता है, दूसरा वाला भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अपोजिट एक साथ आकृति यहाँ पर नहीं दी गई है। जब नहीं दी गई तो ये बन जाएंगे, यदि दी होती तो ये पासा बनना संभव ही नहीं था। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी की ए और बी ये पासे दोस्तों आपके कैसे हैं? संभव है, ये दोस्तों बनाए जा सकते हैं।
उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। भाई जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो सबसे पहले अपोजिट निकालो, और मेरी बात वाली जो बात मैंने बोली है कि दो अपोजिट एक साथ नहीं दिखने चाहिए, जो दिखेगा वो ऑप्शन नहीं होगा। अब लेकर क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है। अब क्वेश्चन में यदि आपसे ये बोल देता कि दी गई सीट को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो दी गई आकृति में कौन सा संभव नहीं है, जब संभव नहीं है पूछ लिया जाता तो हमारा सी और डी सही होता, तो ए बी हमारा कट हो जाता क्योंकि वो संभव है। लेकिन यहां पर क्या पूछा है, कौन सी आकृति संभव है, यानी कि बनाई जा सकती है। कभी कभी बोल देता है एग्जामिनर कि नहीं बनाई जा सकती है, और अक्सर एग्जाम में ऐसा ही एग्जामिनर क्वेश्चन को बनाता है और हम जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। हमें लगता है कि हम तो सही करके आए हैं, लेकिन जब आंसर की आती है तो पता चलता है कि नहीं, हम सही नहीं किया, हम गलत कर दिए हैं एग्जाम हॉल में जल्दबाजी में। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, और ऐसे क्वेश्चन हर बंदे से गलत होते हैं। भाई आप खूब कितने भी एक्सपीरियंस एबल बंदे हो, खूब आपकी रीजनिंग में 100% स्कोर करते हैं, लेकिन जब ये गलती हो जाती है तो वहां पर स्कोर लेवल कम हो जाता है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। चलिएगा मैं अगले क्वेश्चन पे ले चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। भाई क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। डायरेक्शन टेस्ट का है भाई, मैंने डायरेक्शन टेस्ट भी आपको करा है, मैंने ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा है जो आपको मैंने कराया ना हो। सुलोचना एक पार्क में पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी है, फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, उसके बाद वो 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती है, तो वह अब किस दिशा की ओर अभिमुख है। भाई इसमें होते हैं दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स। वो क्या करेंगे भाई, वो पूरब दिशा बनाएंगे, फिर वो क्या करेंगे, वो 45 अंश घुमाएंगे भाई, 45 अंश घुमाएंगे कहाँ पर, दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त क्या होता है, दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, तो 45 अंश ऐसे करके बनाएंगे भैया, 45 अंश ये हो गया। उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त, फिर यहाँ से वापस जाएंगे 45, फिर 45 90, फिर यहाँ से घुमाएंगे, तो ये दिशा हो जाएगी उत्तर। वो ऐसे करके बताएंगे उत्तर दिशा। लेकिन कभी कभी आंसर तो सही आ जाएगा कि हाँ उत्तर दिशा है, बिल्कुल सही है, आंसर आपने बता दिया कि भैया उत्तर दिशा आ रहा है भाई, एकदम सही है। लेकिन कभी कभी अभी मान लो 135 डिग्री दे दिया, बाद में उसने 900 डिग्री दे दिया, 1000 डिग्री दे दिया, तब क्या करोगे आप, तब 1000 बार थोड़ी घुमाओगे उसको। अभी मान लो 45 डिग्री दक्षिणावर्त और 135 डिग्री वामावर्त था, ये तो मान लो छोटा था तो आपने घुमा के कर दिया, लेकिन जब बड़ी बड़ी डिग्री देगा तब भी क्या घुमाते रहोगे एग्जाम में। भाई ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना भाई। आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं, ध्यान से समझना मेरी बात को। भाई दक्षिणावर्त और वामावर्त, तो आपको एक तरफ लिख लेना है दक्षिणावर्त और एक तरफ लिख लेना है वामावर्त, ठीक है। अब देखो दक्षिणावर्त में देखो क्या क्या कितनी बार घुमाए भाई, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाए तो यहाँ पे 45 लिख लो। वामावर्त में कितना घुमा रहा है भैया, 135 घुमा रहा है। कितना घुमा रहा है भाई, 135 घुमा रहा है। बस यहीं पे रुक जाना, अभी भी हो सकता था, अभी भी घुमा सकता था, लेकिन भाई इतना ही इसमें बोला है। तो बताओ सबसे ज्यादा किसके पास अंक हैं, तो आपको सबसे ज्यादा अंक है वो 135 के पास है। तो इस 45 से 135 के पास कितने अंश ज्यादा हैं भाई, इससे ये माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9। भाई कितना घूम गया है, 90 अंश ये जिससे एक्स्ट्रा घूमा है, किस दिशा में, वामावर्त। भाई वामावर्त दिशा में घुसा है का नाम घूमना है, तो भाई पहले उसका मुख कहां पर था, पूरब दिशा की ओर। ये दिशा कौन सी होती है भाई, पूर्व की ओर। भाई अब देखो वामावर्त के पास सबसे ज्यादा अंक हैं, कितने ज्यादा, 90 अंश ज्यादा हैं। तो आपको इस पूर्व दिशा से ही 90 अंश आपको वामावर्त घुमा देना है, दक्षिणावर्त नहीं, वामावर्त घुमा देंगे। तो 90 अंश तो 45 अंश तो ये हो जाएगा, और 45 अंश यानी कि ये 90 अंश यही तो होगा मेरा वामावर्त इसी दिशा में। तो ये वाली दिशा देखो कौन सी होगी मेरे भाई, उत्तर दिशा हो जाएगी। ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है मेरे शेर। इससे आपकी चाहे जितनी भी डिग्री दे दे, चाहे जितनी बार घुमा दे, आप लोग 1 सेकंड में आंसर कर जाओगे यहाँ पे। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। भाई दक्षिणावर्त वामावर्त, अब कभी कभी लेफ्ट राइट में दे देता है तो एक तरफ लेफ्ट लिख लो, एक तरफ राइट लिख लो। जो सेम इक्वल में होंगे उनको काट देंगे, जो ऊपर नीचे होंगे उनके बीच का डिफरेंस, जिसके पास अंक ज्यादा होंगे हमें उसी दिशा की ओर घूमना है। तो वामावर्त में घूमना था क्योंकि वामावर्त में सबसे ज्यादा है, यहाँ पे 135, यहाँ पे 45 है, तो कितना ज्यादा, 90 से ज्यादा। जो एक्स्ट्रा होगा हमें उतना ही उसी डायरेक्शन में घुमा देना है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। भाई देखो मैंने आपको क्लॉक वाला भी चैप्टर कराया है, कराया है या नहीं, आप कहोगे जी सर बिल्कुल कराया है। तो भाई रिवीजन भी करते रहो, ये नहीं कि एक बार मैंने क्लास करा दी तो भैया बस हो गया, फिर एग्जाम हॉल में लटक जाओगे कि भैया क्या कॉन्सेप्ट बताया था, क्या तरीका बताया था, तो भाई कुछ नहीं होगा। मैंने आपको देखो क्लॉक बताया था, कह रहा है कि जब घड़ी की सुइयां 5:10 पर आती हैं तो घंटे और सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितने अंश का बनेगा। भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है। भाई देखो
कितने बजे कर पूछ रहा भाई, 5:10 के बार पूछ रहा है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आपको घड़ी के सुइयों के बीच का अंश का कोण पूछेगा तो हमें क्या करना होता थी कि घंटे में 60 की गुणा करनी होती थी भाई, घंटे में 60, क्योंकि 60 मिनट का एक घंटा होता है और मिनट में हमें 11 की गुणा करनी थी। भाई ये तरीका याद रख लो, हमेशा घंटे, जब भी कोण की बात की जाए तो घंटे में 60 की गुणा, मिनट में 11 की गुणा करना है। इसके बाद क्या करना है भाई, इनकी गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30 यानी कि 300 हो जाएगा। बीच में इनका दोनों का डिफरेंस लेंगे, 11 एकम 11 यानी कि 110 हो जाएगा। भाई इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेकर 2 से भाग दे देना है, जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। भाई 300 में से 110 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0, और यहाँ पे बचेगा आपका कितना, 190 आ जाएगा भाई। 300 में से 100 जाएगा, 200 में से 10 जाएगा, 190, और भाई भाग दे देना है किसका, 2 का। तो कितनी बार जाएगा भाई, काट देंगे, 2 निम्न 18 हो जाएगा, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो कितना आया मेरे भाई, 95 अंश। तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, 95 अंश वाला ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे शेर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए 95 डिग्री का कोण बनने वाला है। क्लियर। बस इतना याद रखो कि घंटे में 60 की गुणा करनी है, मिनट में 11 की, दोनों के बीच का डिफरेंस और 2 से भाग दे देना है, आंसर आ जाएगा। क्लियर मेरे शेर। चलिएगा भाई इसी क्रम में चलता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 भाई आ चुका है आपके सामने। भाई आरेख वाला आया, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है भाई, कर लोगे ना। मैंने कल भी वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन बताया था भाई, कौन सा आरेख बुद्धि, चिंता और शक्ति के बीच को संबंध को दर्शाता है। भाई बुद्धि, चिंता और शक्ति। भाई देखो बुद्धि तो ये अलग हो गई, बुद्धि। अब किसी को चिंता हो रही है, किसी को चिंता सताई जा रही थी, तो भाई चिंता बुद्धि का कोई संबंध तो है नहीं, तो ये भी अलग हो जाएगा। अब शक्ति, शक्ति यानी कि ताकत, यानी कि पावर। भाई पावर आ रही है, भाई बुद्धि अलग है, चिंता अलग हो रही है, शक्ति अलग है। भाई अलग अलग बनेगा तो अलग अलग वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। भाई बुद्धि के अंदर चिंता का कोई भी विषय नहीं है, ना ही शक्ति का विषय है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो यहां पर जो अलग अलग दिए तो अलग अलग ही बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका बिल्कुल सटीक उत्तर बनेगा, 8 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा सभी को। चलिएगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 9। भाई क्वेश्चन नंबर 9 आपका, देखो ये सीरीज का क्वेश्चन है, आपको कुछ इस प्रकार का संख्या दी गई है, इनको आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि यहां पर कौन सी संख्या आने वाली है। भाई देखो इसको कैसे करेंगे, भाई देखो इसको कैसे करना है, आपको ध्यान से भाई मेरी बात को सुनना। आपका क्या लॉजिक हो सकता है भाई इसमें, देखो लॉजिक बहुत हो सकते हैं, आंसर आपका बस आना चाहिए बिल्कुल सही। तो यहाँ पे देखते हो क्या किया गया, ये जो 756 है ना, ये 756 और 534 को माइनस कर दो। तो मैं 756 और 534 को माइनस कर देता हूँ। यहाँ पर मैं 6 को एक बार सही से बना देता हूँ ताकि आप सही से समझ सकें। 756 में से कितना माइनस करने को मैंने बोला, 534 जो नीचे की संख्या दी गई है, माइनस कर देंगे। 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2। अब इसमें आपको क्या करना है भाई, इसमें आपको कर देनी है 3 की गुणा, 3 की गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना आ गया मेरे भाई, 666। यहाँ पे भी देखो 666 दिया गया है, आप कहोगे जी सर। अब यही लॉजिक आपको सेकंड वाले में रो में लगा देना है। यहाँ पे कितना दिया गया मेरे भाई, 879, माइनस किससे करना है, इससे कर देना है 722 से। तो भाई माइनस कर देना है हमें 722 से, कितना शेष आएगा, 9 में से 2 जाएगा भैया, कितना बचेगा, 7, 7 में से 2 जाएगा 5, 8 में से 7 जाएगा 1। अब हमें गुणा किससे कर देनी है भाई, गुणा कर देनी है आपको 3 से। 3 सत्ते 21 की 1 कैरी करेगा 2, 3 पचे 15, 2 17 की 7 कैरी करेगा 1, 3 एकम 3 और 1 4। तो भाई कितना आ गया मेरे भाई, 471। तो यहाँ पर कितना आंसर आना चाहिए मेरे शेर, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 471 ही तो आना चाहिए। यानी कि लॉजिक क्या समझ में आया भाई, दोनों को माइनस करके जो भी शेष बचेगा उसमें 3 की गुणा कर देनी है। तो भैया मैंने 3 की गुणा यहाँ पर भी कर दी है, 3 की गुणा यहाँ पे भी कर दी। यहाँ से मुझे 666 दिया गया तो यहाँ से मैंने 471 निकाला है। भाई यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। तो अगले क्वेश्चन पे मैं ले चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। भाई ऑयल को 27 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, क्रीम को 125 के रूप में। तो बताइएगा कि उसी कूट भाषा में पाउडर को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। भाई सबसे पहले तो इनकी रैंक को लिख लो, ओ की रैंक OIL। भाई इनकी रैंकों को जोड़ के देखो क्या 27 मिल रहा है। भाई रैंक को जोड़ो, ओ की रैंक होती है 15, आई की रैंक 9 होती है, एल की रैंक 12।
भाई 9 2 11 5 16 की 6 कैरी करेगा 1 2 1 3। भैया यहाँ से तो 36 हो रहा है, ये 27 हो रहा है, ये 36 मिल रहा है, ये 27। भाई लॉजिक काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। जब लॉजिक काम नहीं कर रहा है तो भाई क्या लॉजिक हो सकता है मेरे शेर? तो भाई दूसरा लॉजिक देखो, दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है? तो दूसरा लॉजिक है ऑयल। ऑयल में कितने अंक हैं मेरे भाई? आप कहोगे सर इसमें 3 हैं, तो ऑयल को क्या बनाया गया? 27। तो ऑयल में कितने लीटर है? तो भाई 3 लीटर है, तो 3 का क्यूब कर दिया गया, 3 का क्यूब हो गया 27। उसी प्रकार से क्रीम को देखो, CREAM, इसको क्या लिखा गया? इसको लिखा गया 125। अब क्रीम में लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5, इसमें 5 का क्या कर दिया भैया? क्यूब कर दिया, 5 का क्यूब 125। उसी प्रकार से पाउडर को काउंट कर लेंगे, पाउडर में कितना है? POWDER। तो पाउडर में टोटल लेटर कितने हैं मेरे भाई? आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6। भैया 6 का क्यूब कर दो, आंसर आ जाएगा। 6 का क्यूब होता है 216। भाई इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 216। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी कि जितने लेटर हैं उसका क्यूब किया गया है। इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या बनेगा मेरे भाई? कि जितने लेटर्स हैं उतने ही क्यूब कर देने हैं, जितने लेटर्स हैं उसका क्यूब कर देना है। तो लेटर्स इसमें 6 थे तो 6 का क्यूब, इसमें 5 थे तो 5 का क्यूब, इसमें 3 थे तो इसमें 3 का क्यूब कर दिया गया। क्लियर हो गया सभी को? चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 11। भाई आज का जो प्रैक्टिस सेट है ना भाई बहुत शानदार है। आप चाहो तो 20/20 ला सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 11। भाई ये क्वेश्चन मैंने आपको देखा होगा कि भाई ये क्वेश्चन जीके का है। भाई आपको क्रम पता होने चाहिए, जितनी भी हमारी तीनों सेना है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, उन तीनों सेनाओं में जो आपका पद होता है वो पद नीचे से लेकर अपर लेवल तक आपको सारे पद पता होने चाहिए। जैसे कि यहां पर लिखा है लेफ्टिनेंट, कमांडर, कैप्टन, एडमिरल, कोमोडोर। भाई ये किसके हैं? एडमिरल। एडमिरल होता है आपका इंडियन नेवी में, एयरफोर्स में चलता है एयर मार्शल, और आर्मी में चलता है आपका जनरल। तो एडमिरल यानी कि यहां पर जो बात हो रही है ये नेवी के पर्पस में बात हो रही है, ठीक है भाई। एडमिरल किस में होता है? नेवी में होता है। तो भाई देखो सबसे छोटा पद किसका होता है? भाई मैं आपको बता दूं, सबसे छोटा पद, इसको एक अर्थपूर्ण क्रम में, तार्किक क्रम में लेके जाना है, तो सबसे छोटा पद लेके चलेंगे भाई, ठीक है। तो सबसे छोटा पद जो होता है वो होता है नेवी में सबसे छोटा होता है सब लेफ्टिनेंट का। सब लेफ्टिनेंट का सबसे छोटा पद होता है नेवी में। यानी कि जैसे एयरफोर्स में जो एनडीए वगैरह करके जाते हैं तो उनको मिलता है फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर के बाद फ्लाइंग लेफ्टिनेंट। लेकिन जो नेवी होता है, नेवी में यदि कोई एनडीए करके जाता है तो उसको सबसे पहला पोस्ट मिलता है सब लेफ्टिनेंट। आर्मी में सबसे पहले लेफ्टिनेंट बनता है, और नेवी में जाके सब लेफ्टिनेंट, इसके बाद लेफ्टिनेंट। लेकिन ऑप्शन में तो सब लेफ्टिनेंट है नहीं, तो सब लेफ्टिनेंट के बाद क्या दिया? लेफ्टिनेंट। तो सबसे पहले नेवी में जाओगे तो क्या बनोगे? लेफ्टिनेंट बनोगे। एक नंबर आ गया। लेफ्टिनेंट के बाद सीधे आ जाता है आपका कमांडर। कौन बनता है? लेफ्टिनेंट के बाद दोस्तों क्या बनेंगे? कमांडर बनेंगे भाई, ठीक है, कमांडर बन जाएगा। कमांडर के बाद किसका पद आएगा नेवी में? तो कमांडर के बाद आता है कैप्टन का। किसका आता है? कैप्टन का। आर्मी में कैप्टन के बाद मेजर का आता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कैप्टन। कैप्टन के बाद बनता है आपका कोमोडोर। कोमोडोर भैया, एडमिरल तो भैया सबसे लास्ट में जाएगा, ये तो सबसे लास्ट में जाएगा, ये तो सबसे अपर पद हो गया भाई, सबसे हाई लेवल का, तो ये तो सबसे लास्ट में जाएगा। तो भाई देखो 135 42 जिसमें है वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बात समझ में आ गई? तो 135 42 यानी कि सबसे पहले आपका लेफ्टिनेंट, फिर इसके बाद कमांडर, कैप्टन, कोमोडोर, इसके बाद एडमिरल। बात समझ में आ गई भाई? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भाई आपको इसमें दिया गया, आपको 4 आकृतियां किसी प्रकार से एक समान है, एक असंगत है। भाई जो सबसे अलग आकृति है उसको पहचानना है। भाई देखो ये वाली आकृति कहाँ पर है? आप कहोगे सर ये वाली जो आकृति है ना, ये वाली आकृति देखो इसमें दी गई है, इसमें दी गई है। ये वाली आकृति भाई देखो कहाँ पर है? इस वाले ऑप्शन में दी गई है। ये वाली आकृति कहाँ पर दी गई है भैया? ये वाली तो ऊपर नीचे हो गई है ना, ये वाली आकृति ऊपर नीचे दी गई। ये वाली देखो आकृति क्या कहीं पर दी गई है? आप कहोगे जी सर ये वाली भी आकृति देखो यहाँ पर भी दी गई है, यहाँ पर भी दी गई है। और बताओ कौन सी आकृति है भैया? ये वाली भी आकृति देखो ध्यान से, ये वाली भी आकृति यहाँ पर मिल रही है भाई, ये वाली भी तो आकृति यहाँ पे मिल रही है भाई। इसकी एक कलर्ड आंख नीचे है, एक कलर्ड आंख ऊपर है, तो भाई इसमें तो अलग कुछ हुआ ही नहीं है। असंगत आकृति पूछी थी कि जो सबसे अलग है, जो सबसे अलग है भाई। अच्छा अलग आकृति पूछी है भाई इन सभी ऑप्शनों में से। भाई देखो
भाई क्वेश्चन की भाषा को समझो, इसमें आप ये मत को सोचना कि भाई सब इसमें तो सभी मिल रहे हैं। भाई इस आकृति को नहीं देखना है हमें, इन आकृतियों को, भाई इस आकृति में आपको दिया गया है तो आपको एक तो समान है, चार किसी प्रकार से एक समान है। भाई ये देखो लेफ्ट से एक ही दिशा में ये सारी आंख जा रही हैं, ये वाली एक ही दिशा में ऊपर की ओर जा रही हैं, ये इस दिशा में जा रही हैं, लेकिन ये एक नीचे जा रही है एक ऊपर जा रही है, तो सबसे अलग पूछा है तो यही हमारा आंसर होगा भाई। सबसे अलग पूछा है तो सबसे अलग यानी कि असंगत आकृति में यही बनेगा। ठीक है भाई, तो वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला ही आ रहा है। यदि हम इन आकृतियों को चेक करेंगे ना इससे तो हमारा आंसर ही नहीं आ रहा है भाई, तब तो हमारा आंसर ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये वाली आकृति देखो सेम आपको आकृति इसमें नजर आ रही होगी, सेम बनी है ना भाई। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सेम बनी हुई है, जब सेम बनी हुई है तो भाई ये तो सारी आकृति इसमें दिख रही है, तो आंसर नहीं आ रहा है। लेकिन हो सकता है इस क्वेश्चन में बाई मिस्टेक कुछ गलती हो गई हो, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका आंसर क्या बनेगा, हो सकता है ये कलर्ड पॉइंट नीचे किया गया हो, लेकिन इसमें जो भी है, लेकिन आंसर आपका फिर ए ही बनेगा यदि मैं इन चारों आकृतियों में से विषम आकृति को चुनता हूं। समझ गए ना भाई, तो इसलिए ए हो जाएगा, हो सकता है क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भाई क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, ये बैठक व्यवस्था से है। कह रहा है कि आई जे के एल एम एक पंक्ति में उत्तर की ओर। भाई ये पंक्ति में बैठे मेरे भाई, किस में बैठे, पंक्ति में, एक पंक्ति में बैठे हैं और कहाँ पर है सबका मुख उत्तर की ओर। एक दो तीन चार पांच लोग हैं तो भाई पांच लोगों का मुख बना दो उत्तर की ओर, एक दो, ये हो गया भाई तीन, ये हो गया चार, और ये हो गया भैया पांच, पांच लोग हो गए भाई, सबका मुख उत्तर की ओर है। इधर हो जाएगा इनका लेफ्ट और इधर हो जाएगा इनका राइट, इतना तो सभी का पता होगा भाई। ठीक है, कह रहा है कि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हैं, एल और आई एक दूसरे के बगल में बैठे, आई और के दोनों छोरों पर है। भाई देखो आई यहां पर भी हो सकता है और के यहां पर भी हो सकता है और के यहां पर भी हो सकता है और आई यहां पर भी हो सकता है। मैं एक बार में दो आकृति लेकर चलूंगा, जिससे क्या होगा, जब दो आकृति बना के चलेंगे ना तो आपका एक सेकंड में आंसर आ जाएगा, आपको दोबारा क्वेश्चन में फंसने की जरूरत नहीं होगी। आई और के दोनों छोरों पर, भैया देखो आई यहां पर भी कर दिया, के यहां पर भी हो सकता है, के यहां पर भी हो सकता है, आई यहां पर भी हो सकता है। के और एम एक दूसरे के बगल में बैठे, भैया के और एम एक दूसरे के बगल में बैठे तो के बगल में एम यहां बैठेगा। इस वाली आकृति में देखते तो एम यहां पर बैठेगा। बात समझ में आ गई, मैं दो आकृतियों को लेकर चल रहा हूं, लास्ट में एक आकृति कट जाएगी। एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, ठीक है भाई। एल और आई एक दूसरे के बगल में बैठे हैं तो एल आपका यहाँ आएगा इस वाले फिगर के अनुसार और यहाँ के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा, तो एल आई एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। अब देखो कौन सा बंदा बच गया है, भाई चार बंदे बैठ चुके, पांच थे टोटल, अब बचा कौन है, अब बचा कौन है भाई, जे बचा है, तो यानी कि जे यहाँ पर बीच में आएगा, तो जे आपका यहाँ पर आ जाएगा। भाई देखो बन गया। अब मिला लो, एल और आई एक दूसरे के बगल में, भैया एल और आई एक दूसरे के बगल में, ठीक है। आई और के दोनों छोरों पर है, भैया आई और के दोनों छोरों पर है। के और एम एक दूसरे के बगल में बैठे, के एम दूसरे दोनों के बगल में बैठे हैं। कौन पंक्ति के बीच में बैठा है, भाई दोनों आकृतियां सेटिस्फाइड है मेरे भाई, दोनों आकृतियां सेटिस्फाइड है। क्वेश्चन में ज्यादा एग्जामिनर ने फंसाया नहीं है हमें, भैया बीच में देखो यहाँ पर भी जे है यहाँ पर भी जे, तो बीच में कौन बैठा है, जे बैठा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ज्यादा सोचना समझना नहीं है, बस आंसर आ गया मेरा भाई, क्योंकि एग्जामिनर ने ज्यादा हमें क्वेश्चन में फंसा ही नहीं पाया है, उसने तो सिंपल सा पूछा था भाई, बीच वाला बंदा पूछा, बीच वाला, तो बीच में चाहो तो गलत आकृति से भी बनाएंगे तो भी बीच वाला बीच में ही आएगा। समझ गए ना भाई, तो यहाँ पे दोनों आकृतियां सेटिस्फाइड है, जैसे आपने बनाया है दोनों ही सही है। ठीक है, चलिएगा। यदि लेफ्ट राइट बोल देता कि इसके बीच में इतने छोड़कर इतने बंदे हैं या इनके बाएं से तीसरा स्थान है, तो थोड़ा सा इंटरचेंज हो सकता था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई बात इन्होंने नहीं कही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भाई क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। QNR ये सीरीज अल्फाबेटिकल सीरीज का ये चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, करेंगे भाई। देखो डिफरेंस देख लो भाई, डिफरेंस से आ जाएगा। क्यू की रैंक कितनी होती है, क्यू की रैंक होती है आपको सर 17 होती है। डब्ल्यू की रैंक कितनी होती है, 23 होती है। सी की रैंक 3 होती है। आई की रैंक 9 होती है। कितना प्लस होगा भाई, 17 में कितना प्लस कर देंगे, 7 6 13, 23 6 प्लस 23 में 6 प्लस कर देंगे तो 23 3 26 पे जेड, और जेड में भी 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी सी, भाई 3 मिल जाएगा। 3 में प्लस 6 कर देंगे 9 मिल जाएगा। 9 में मैं प्लस का 6 कर दूंगा तो 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 पर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो ओ वाला ऑप्शन होगा, तो यहाँ से सी वाला कट गया, ये डी वाला भी कट गया, भाई दो ऑप्शन कट हो गए, ओ आ जाएगा। अब भाई देखो एन की रैंक होती है कितनी, 14, 14 4 18 आर, 18 4 वी पे 22, और 22 4 होता है 26, और 26 4 यानी कि डी आ जाएगा।
26 के बाद 4 करेंगे तो 27 थोड़ी आएगा, क्योंकि 27 अल्फ़ाबेट होता है, ये फिर से रिपीटेड अक्षर हो जाएंगे। तो 27 का ए होता है, 28 का बी, 29 का सी, 30 का डी। तो भाई 26 4 30 होता है, तो 30 पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपको, सर डी आ जाएगा। ओडी वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे एच आ गया गलत। आर 18 और 18 3 21, 21 3 24 और 24 3 27 होता है। 27 पर क्या आता है, 27 पे ए ही आता है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल रिपीट हो जाएंगे। यहाँ पे 30 आ जाता है ना, तो 30 पे क्या होता है, डी ही होता है। आप कहोगे सर 30 लेटर कहाँ होते हैं अल्फ़ाबेट, अरे भाई 30 होते तो नहीं है, पर रिपीट तो होंगे। 26 लेटर होते हैं ना, 26 के बाद फिर से अल्फ़ाबेटिकल रिपीट होगा, ए से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, जेड के बाद फिर से ए आ जाएगा। तो भाई 27 को ए मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो, मान सकते हैं ना। 27 का ए, 28 का बी, 29 का सी, 30 का डी, 31 का ई, 32 का एफ, ऐसे मान सकते हैं। इससे क्या होगा, तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा मेरे भाई। उम्मीद करते समझ गए होंगे, अल्फाबेटिकल रिपीट होंगे। भाई कंफ्यूज होकर भाई कमेंट मत करने लगना मेरे को। 27 पे ए आया क्या भाई, इसमें कितना प्लस हो रहा है भाई, अच्छा 4 प्लस कर रहा है, क्योंकि भैया यहाँ पे 4 प्लस होगा भाई, ओडी ए नहीं आएगा भाई। देखो मैं गलत कर रहा हूँ, ओडी ए नहीं आएगा भाई। देखो 18 4 कितना हो गया, अच्छा 18 3 21, 21 3 24 और 24 हो गया ना, 24 3 कितना हो जाएगा, 24 3 27। भाई ओडी ए आ रहा है इसमें, तो ओडी ए ही आना चाहिए ना भाई। आर कितने अंक होती है, 18, आर 18 और 18 4 22 होता है, 18 3 18, आर एस टी यू 3 21 हो गया, 18 3 21 हो गया। इसमें 6 प्लस हुआ, 4 प्लस फिर 3 प्लस, और यू के बाद कितना आ गया, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए। अच्छा भाई यहाँ से आपको 3 प्लस करना होगा, तो ए में 3 प्लस कर देंगे तो 4 आ जाएगा भाई, डी आ जाएगा यहाँ पे, डी आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 30। भाई बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ओ डी डी आएगा। मैंने इसको एक्स को सीधे उसमें जोड़ दिया भाई, ए तो मैंने देखा नहीं अभी भाई। एक्स में भाई कितनी रैंक होती है, 24, और 24 में मैंने 3 प्लस कर दिया, कितना होगा, 24 3 27 पे कितना आ गया, ए आ गया। अब ए में 3 प्लस कर देना, तो 3 एक कितना हो जाएगा, 4, 4 पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ओ डी डी बिल्कुल सही है भाई, ठीक है भाई, समझ गए ना भाई, ओ डी डी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भाई क्वेश्चन नंबर 15 सीरीज का क्वेश्चन है, फिगर सीरीज का। भाई देखो सबसे पहले बीच वाली आकृति को देखो, एरो को, एरो नीचे गया, फिर लेफ्ट में, फिर ऊपर, फिर इधर हो गया लेफ्ट, फिर अब की बार कहाँ जाएगा, डाउन में। तो डाउन में तो सारे हैं, अब की बार जो एरो बनेगा ना भाई, वो एरो बनेगा भैया डाउन वाला, तो डाउन में तो सभी है। अब बीटा को देखो भाई, बीटा और साइन, देखो बीटा और साइन जब सभी में बराबर है, तो बीटा और साइन को बराबर बना लो आप लोग भी। जब बीटा साइन सभी में इक्वल है, तो भैया ये तो सेम ही रहेंगे भैया। यहाँ से देखो बीटा साइन बना लिया। अब यहाँ से देखो किसको देखना है भाई, तीन ये वाला आकृति बना हुआ है ना, तो इनमें से ये देखो, अब आई आर को देखना है, और ये लेस देन ग्रेटर देन पहचानना है, ठीक है। अब देखो आर, यहाँ से आर कहाँ था, ऊपर वाले कॉर्नर से यहाँ पर देखो, यहाँ पे आ गया, यहाँ से उठकर ये इस वाले कॉर्नर पर आ गया, यहाँ से उठकर ये इस वाले कॉर्नर पर आ गया, और यहाँ से उठ के वो सीधा उस वाले कॉर्नर पर चला गया। इसका मतलब है आर जो है अब की बार नीचे की ओर आएगा। जब नीचे की ओर आएगा तो ये सेम आकृति में रहेगा, अपनी आकृति नहीं बदलेगा भाई, आकृति नहीं बदलेगा भाई। लेकिन यहाँ पर तो उसने आकृति बदल दी, ये देखो यहाँ पर बदल दी, जबकि आर की पैर दोनों ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर रहने चाहिए। तो आर भाई इस प्रकार से बनेगा मेरे भाई, इस प्रकार से, इस प्रकार से बनेगा, या तो ए होगा या तो बी होगा। अब भाई इसके ग्रेटर देन, भाई ये यहाँ पर था, यहाँ से उठकर इस वाले कॉर्नर पर आया, यहाँ से उठा तो वो ऊपर की ओर चला गया, ऊपर से उठ के यहाँ पे आ गया। अब कहाँ पर जाएगा भाई, अब ये कॉर्नर पर जाएगा। किस ओर कॉर्नर पर जाएगा मेरे भाई, तो ये इस ओर जाएगा, और ये सेम डायरेक्शन में रहेगा। यहाँ पर तो ये पलट रहा है, ये पलटना नहीं है, ये देखो इसका मुख इधर है, तो ये इधर ही ओर आएगा, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। ये गलत हो जाएगा मेरे भाई, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो बी वाला ऑप्शन एकदम सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भाई क्वेश्चन नंबर 16 कथन निष्कर्ष का है भाई, कर लोगे ना, कर लोगे ना भाई आप लोग, कथन निष्कर्ष का शानदार क्वेश्चन। कुछ सड़क मेट्रो है भैया, कुछ का डायग्राम बना देंगे, ये आपकी सड़क हो गई है, और कुछ सड़क जो है ना ये क्या भैया, मेट्रो है, तो ये आपकी बन गई है मेट्रो। कुछ सड़क मेट्रो है, और कुछ मेट्रो कार है भाई, कुछ मेट्रो क्या बन गई भैया, कार बन गई, कुछ मेट्रो क्या हो गई, कार हो गई। अब मैं निष्कर्ष पढ़ो, निष्कर्ष पढ़ेंगे भाई सभी लोग। निष्कर्ष में क्या बोला है, क्या सभी कारें या तो सड़कें हैं या मेट्रो हैं, सभी भाई, सभी का निष्कर्ष तो कहीं से भी नहीं है, तो आइदर और में हम कैसे जा सकते हैं भाई।
सभी कार या तो सड़कें हैं या मेट्रो हैं। भाई सभी ना तो सड़क में आ रही हैं, ना ही मेट्रो में आ रही हैं, ना ही कार में आ रही हैं। जब मेरा कहीं पर भी सभी का कोई डायग्राम नहीं बना है तो हम कैसे बोल सकते हैं आइदर और हो सकता है? भाई संभावना ही नहीं है जब मेरा डायग्राम सभी की ओर इंगित ही नहीं कर रहा है। तो भैया पहला निष्कर्ष बिल्कुल गलत है, 100%। कोई भी इसको गारंटी के साथ सिद्ध नहीं कर सकता, भाई बिल्कुल गलत है। भाई आइदर और भले ही इसमें लगा दो, लेकिन ये सभी क्यों लगा दिया भाई? कुछ तो मान सकता था, लेकिन ये सभी लगा देने से ये गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी सभी का डायग्राम ही नहीं बना है। जब कथन में भी हमें सभी कुछ के लिए, सब में दोनों में और कथन दिए गए, दोनों में कुछ के लिए बोला है, जब सभी के लिए नहीं बोला है तो हम कैसे मान सकते हैं? भाई गलत हो जाएगा। सेकंड डिस्कस, कुछ कार मेट्रो है। हाँ भाई ये देखो कुछ कार मेट्रो हैं, बिल्कुल बात सही है। तो ये सेकंड निष्कर्ष एकदम सही है। तो क्या कहेंगे? केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण सही करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 16 का सी मेरे दोस्त एकदम सही है, क्योंकि कुछ कार मेट्रो हैं, कुछ मेट्रो सड़क हैं, और कुछ मेट्रो कार और सड़क दोनों हैं। ठीक है भाई, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। भाई क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, देखे करेंगे सॉल्व। 7 धावक हैं ABCDEFG, एक दौड़ में भाग ले रहे हैं। ई जो है ना, ई किससे आगे है भाई? ई जो है वो ए से आगे है। ठीक है भाई, ई जो है ना ये ए से आगे है। तो ये देखो आगे चल रहा है ई ई ई ए से आगे है, लेकिन एफ से पीछे है। तो एफ कहाँ होगा भाई? एफ ई से भी आगे होगा। ई जो है वो ए से तो आगे दौड़ रहा है, लेकिन एफ से पीछे दौड़ रहा है। आगे बोला है केवल 2 धावक एथलीट्स हैं। डी केवल 2 धावक से आगे है। अच्छा, डी जो है ना वो केवल 2 धावकों से आगे है। तो टोटल 7 लोग हैं ना, तो हो सकता है डी यहाँ पर हो, 4 हो गए, और 2 धावकों से पीछे होगा। तो भाई इसका मतलब है डी यहाँ पर आ सकता है और नहीं भी। ठीक है भाई, डी को मैं बाद में लिखूंगा, इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ। सी केवल 2 धावकों से पीछे दौड़ रहा है। 2 धावक के पीछे, तो यानी कि सी सबसे लास्ट में है। एफ पहले स्थान पर नहीं है। अगर एफ पहले स्थान पर नहीं है तो यहाँ पर किसका नाम नहीं लिया गया? आप कहोगे सर ई ए से आगे है। भैया ई ए से आगे है भाई, ठीक है। एफ पहले स्थान पर नहीं है, तो जब एफ पहले स्थान पर नहीं है, जी सबसे पीछे दौड़ रहा है। भैया जी सबसे पीछे दौड़ रहा है इसने बोला, तो भाई जी को सबसे पीछे लगा दो। अब जी को सबसे पीछे लगा दो, कितने लोग हो गए? 1 2 3 4, अभी भी 3 लोग बाकी हैं। डी केवल 2 धावकों से आगे है। डी, यदि मान लेता हूं कि 2 धावकों से आगे है, यदि डी यहां पर है तो एक धावक यहां पर होना चाहिए और एक धावक यहां पर होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे। 2 धावकों से आगे है ना डी, ठीक है भाई। सी केवल 2 धावकों से पीछे है। सी कितने धावकों से पीछे है? केवल 2 धावकों से। अच्छा भाई, केवल 2 धावकों से पीछे है। कौन है भैया पीछे? सी पीछे है। सी पीछे दौड़ रहा है ना, कितने धावकों से पहले? 2 धावकों से पहले। ठीक है भाई, यदि सी 2 धावकों से पीछे दौड़ रहा है, भाई देखो एक बार फिर से देखते हैं, कहीं गलती कर दी है मैंने, कोई दिक्कत नहीं, फिर से देख लो। ई ए से आगे है किंतु एफ से पीछे है। ठीक है भाई, ई जो है ना वो एफ से पीछे है। ई जो है ये एफ से पीछे है, ई एफ से पीछे है, लेकिन ए से आगे है। ठीक है भाई, डी केवल 2 धावकों, जी कहाँ पर दौड़ रहा है? जी सबसे पीछे दौड़ रहा है, जी पीछे दौड़ रहा है। सी केवल 2 धावकों से पीछे दौड़ रहा है। केवल 2 धावक ऐसे हैं जिनके पीछे दौड़ रहा है। हो सकता है सी यहाँ पर हो, तो ये 2 धावकों से पीछे दौड़ रहा है। ठीक है, एफ पहले स्थान पर नहीं है। भाई देखो एफ पहले स्थान पर नहीं है भाई, बिल्कुल सही है, क्योंकि ई सबसे आगे है तो ई होगा। ठीक है, चलिएगा सी यहाँ पर हो गया। ई जो है ना वो ए से आगे है। ई जो है ए से आगे है, तो हो सकता है ए यहाँ पर होगा, तो ई ए से आगे है। सी केवल 2 धावकों से पीछे दौड़ रहा है। भाई बिल्कुल सही, 2 धावक हैं, ई और एफ इनसे पीछे दौड़ रहा है। और जी सबसे पीछे, तो 1 2 3 4 5 लोग बैठ गए, 2 हैं। डी केवल 2 धावकों से आगे है, तो 2 धावकों से आगे एक धावक यहाँ पर होगा, तो डी यहाँ पर हो जाएगा। डी यहाँ पर होगा तभी तो ये 2 धावकों से आगे है। क्यों? क्योंकि ये 2 पीछे हैं, जो पीछे होंगे उन्हीं से तो मैं आगे होऊंगा। तो डी केवल 2 धावकों से आगे है, यानी कि पीछे वाले 2 को छोड़ के। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अब एक कौन बचेगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पे एक बचेगा, बी बचा है, तो यहाँ पर कौन आएगा? तो ये स्थान होगा बी का। भाई 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए। अब भाई देखो पूछा है कि कौन सा धावक पीछे से चौथे स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो चौथे स्थान पर कौन आया भाई? चौथे स्थान पर यहाँ पे तो ए आ रहा है। भाई क्या गलती है क्वेश्चन में?
क्वेश्चन में कहीं पर गलती की है क्या? भाई एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन को। कह रहा है कि ई ए से आगे है, ठीक है भाई, ई जो है ना ए से आगे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ई ए से आगे है किंतु एफ से पीछे है, ठीक है, और एफ पहले स्थान पर नहीं है, ठीक है भाई। डी केवल दो धावकों से आगे है, ठीक है भाई, जी सबसे पीछे है, तो सी केवल दो धावकों से पीछे दौड़ रहा है। अगर सी केवल दो धावकों से पीछे दौड़ रहा है तो ये यहाँ पर हो जाएगा सी। सी कहाँ पर आ जाएगा भाई? सी मान लिया मैंने बीच में आ गया यहाँ पर, ठीक है भाई, इस प्रकार से सी केवल दो धावकों से पीछे दौड़ रहा है, बाकी सबसे आगे है, ठीक है। एफ पहले स्थान पर नहीं है और जी कहाँ पर दौड़ रहा है? सबसे पीछे। तो 1 2 3 4 5 लोग हो गए, एक यहाँ पर बैठेगा तो 6 हो गए, थे को टोटल 7। एफ पहले स्थान पर नहीं है, अगर एफ पहले स्थान पर नहीं है तो हो सकता है एफ दूसरे स्थान पर हो सकता है एक स्थान बचा बी का, तो बी यहाँ पर हो जाएगा। और सी केवल दो धावकों से पीछे दौड़ रहा है, ठीक है भाई, दो धावक हैं इसके पीछे दौड़ रहे हैं। अब आगे क्या बोला है? अब कौन बैठ रह गया भाई? ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी, अब बचा है डी। डी केवल दो धावकों से आगे है, तो डी केवल दो धावकों से आगे है ना, तो भैया डी को यहाँ पे बना दो और ए को यहाँ पे बना दो। अब देखो बात बन गई, डी केवल दो धावकों से आगे है भाई, बिल्कुल सही है। ई जो है ना, ई कहाँ पर है? ए से आगे, भैया ई ए से आगे है, बिल्कुल बात सही है, किंतु एफ से पीछे। देखो ई एफ से पीछे लेकिन ए से आगे, तो ये वाला स्थान किसका बन जाएगा? डी का। ये वाला डायग्राम बनेगा भाई, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ये वाला डायग्राम एकदम सही है, ये वाला डायग्राम एकदम सही है। तो पूछा कि पीछे से चौथे स्थान पर कौन है, तो पीछे से पूछा है ना भाई, पीछे से। अब सी देखो, सी केवल दो लोगों से आगे है ना, दो लोगों से, तो यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4, पीछे से चौथे, तो सी का केवल दो धावकों से पीछे दौड़ रहा है ना, तो भाई सी कहाँ पर होगा? तो सी फिर यहाँ पर होगा भाई, तो सी कहाँ पर होना चाहिए? तो सी यहाँ पर हो जाएगा और सी यहाँ से हट जाएगा भाई, यहाँ से हट जाएगा, सी भी तो हटेगा यहाँ से। अब सही बन गया भाई, अब एकदम सही है। तो पूछ रहा है कि पीछे से चौथे स्थान पर कौन है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पीछे से चौथे स्थान पर कौन आएगा भाई? ई आएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन आएगा मेरे भाई? सी आ जाएगा, इस सी वाले ऑप्शन में दिया गया ई, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है कि पीछे से चौथे स्थान पर कौन है भाई? कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा भाई। बात समझ में आ गई? अब देखो आपके सामने जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेटिस्फाइड हो चुका है। ई ए से आगे, भैया ई जो है ना ए से आगे है किंतु एफ से पीछे है भाई, बिल्कुल सही है। डी केवल दो धावकों से आगे है भाई, देखो दो धावकों से आगे है। जी सबसे पीछे दौड़ रहा है। सी केवल दो धावकों से पीछे दौड़ रहा है भाई, एकदम सही है। एफ पहले स्थान पर नहीं है भाई, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गया, यानी कौन आकृति बनेगी? बी एफ सी ई डी ए और जी, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल परफेक्ट है भाई, यही वाला क्रम बनेगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये तो बहुत आसान है मेरे भाई, कर लोगे। कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है भाई? हमसे क्या पूछा है मेरे भाई? कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? मैन MAN बन सकता है, जिम जिम भी बन जाएगा, स्टार्टिंग में है भाई। स्टिक स्टिक STICK, भाई ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। AIM बन जाएगा। कौन नहीं बनेगा भैया? स्टिक नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें के नहीं है, के नहीं है, तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 18 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। भाई 4 विकल्प में उपयुक्त विकल्प का चयन करें, कौन सी आकृति बनी हुई है? भैया ये नहीं है, ये वाली भी नहीं है भाई, देखो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। इस आकृति को देखो, इस आकृति को देखो, सेम आकृति है, सेम आकृति इसमें उपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तो भाई बहुत ही आसान था। आज का दोस्तों अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, यह आपका दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत पूछता है एग्जामिनर कि एक क्रिकेट मैच में दोनों टीमों के प्रत्येक खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? भाई इस क्वेश्चन को एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, बहुत अच्छा तरीका। इसका एक फार्मूला होता है, वो याद रख लो, n-1/2। इस फॉर्मूले को याद कर लो, यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन बने। अभी तो कह रहा है कि दोनों टीमों के प्रत्येक खिलाड़ी, कभी कभी टीम दे देता है कि 10 टीम के खिलाड़ी, और कभी कभी देता है कि 16 खिलाड़ियों ने कितनी बार हाथ मिलाए, 15 खिलाड़ियों ने, 10 खिलाड़ियों ने कितनी बार हाथ मिलाए, ऐसा क्वेश्चन आता है। लेकिन जब यहाँ पर दोनों टीम, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप कहोगे सर क्रिकेट में होते हैं 11 खिलाड़ी, तो 11 खिलाड़ी क्रिकेट में, तो एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी, तो दो क्रिकेट टीम में कितने हो जाएंगे? तो 11 + 11, 11 + 11 कितने हो जाएंगे? यानी कि टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो टोटल 22 खिलाड़ी है मेरे शेर, क्योंकि क्रिकेट में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं, तो दोनों टीमों के खिलाड़ी मिलाकर टोटल खिलाड़ी कितने होंगे? 22 खिलाड़ी। तो भैया ये एन का मान हमारा कितना आ गया? भैया ये एन का मान ही तो हमारा 22 दिया गया है, एन का मान आ गया 22। अब तो निकाल सकते हो मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 22 ×
ये हो जाएगा आपका 22-1, तो 22-1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21, और बटे में कितना आ जाएगा 2। भाई कैलकुलेट कर लेंगे, 2 से काटेंगे 11 बार, 11 की इसमें गुणा कर देंगे, 11 एकम 11 की 1, कैरी करेगा 1, 11 दूनी 22 और 1 कितना हो जाएगा 23। भैया कितना आ गया 231, यानी कितनी बार हाथ मिलाए गए भैया 231 बार हाथ मिलाए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 20 का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता, 1 सेकंड में आंसर आ गया। पढ़ने में तो भैया बहुत कठिन लगा, लेकिन सर आपने तो बिल्कुल शॉर्ट बता दिया भैया। एक फॉर्मूला है nn-1/2, जितने भी खिलाड़ी हो उन खिलाड़ियों को लिख लो भाई। यहाँ पे 2 टीमें दी थी, फर्स्ट टीम 11 खिलाड़ी, सेकंड टीम 11, टोटल कितने हो गए 22। एन का मान जब 22 आ गया तो भैया मान रख दो, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों का भी आंसर बहुत ही शानदार तरीके से आ चुका होगा। तो भाई ये थे आज के हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस। तो आप लोग एक बार हमें वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर हमें बताएंगे सभी लोग कि आप लोगों ने इन 20 क्वेश्चनों में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। सभी लोग कमेंट में अपना स्कोर जरूर मुझे शेयर करना, ताकि हमें भी दोस्तों पता चले कि आप लोग इतना स्कोर कर पा रहे हैं। तो भाई ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4, और कल इसका लास्ट प्रैक्टिस सेट आएगा। और फिर आप लोग कमेंट करके बताना कि और भी प्रैक्टिस सेट ऐसे ही 20-20 क्वेश्चन के कंटिन्यू रखे जाएं या नहीं, ठीक है। आप लोग हमें कमेंट करके बता देना, आज के ही वीडियो में बता देना कि सर प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू एग्जाम तक लेके चलते रहो। यदि आप कहेंगे तो भी कंटिन्यू लेके चलेंगे, क्योंकि इस बुक में 5 ही दे गए थे, तो 4 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कल इसका एक लास्ट प्रैक्टिस सेट आएगा 5वां, ठीक है। इसके बाद आप कहोगे सर प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू रखो, कमेंट कर देना, मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट करवाता रहूंगा रीजनिंग का, ठीक है। और बाकी मैथ तो चल ही रहा है, और फिर मैथ का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है। और एनटीपीसी वाली चिंता ना करें, एनटीपीसी की क्लास 1-2 दिन में देखने को आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो चलिएगा दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा भाई कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। तो चलिएगा दोस्तों, एक बार क्लास से जुड़ने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।